स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने रेजिस्टेंस कवर किया था। तो बच्चों, कैपेसिटेंस है क्या? रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम्प्लीटली, पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट में बदल दे रहा था। वो ऊर्जा का भंडारण नहीं कर रहा था, ऊर्जा को स्टोर नहीं कर पा रहा था। इंडक्टर आपका ऊर्जा को स्टोर नहीं कर पा रहा था, पर जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के माध्यम से संधारित्र, जिसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं, उसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं चार्ज के रूप में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, तो वो संधारित्र कहलाता है। यह बनता कैसे है? देखो बच्चों, सबसे सिंपल जो कैपेसिटर है, सबसे सिंपल कैपेसिटर, आप दो प्लेटें ले आइए, कोई भी मेटेलिक प्लेटें जिनका क्षेत्रफल मान लीजिए A है। दो मेटेलिक प्लेटें रहेंगी बराबर क्षेत्रफल की, या अंतर हो सकता है। अब उनके बीच में आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल डालिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसमें कि डाइपोल्स उपस्थित हों। डाइपोल्स क्या होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया है, तो अब क्या हो गया? अब ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें डाइपोल्स रहते हैं। डाइपोल्स द्विध्रुवीय पदार्थ भरा रहता है। अब इसमें अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कोई भी वोल्टेज सप्लाई करते हैं V वोल्ट, तो क्या करेगा? इसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं बच्चों, उसमें दो पोल्स, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ध्रुव होते हैं, द्विध्रुव। ये डाइपोल्स किसी भी डायरेक्शन में, जब तक आप वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं, वो टेढ़े मेढ़े कैसे भी पड़े रहते हैं। इसके अंदर माइनस प्लस कैसे भी पड़े रहते हैं। जैसे ही आपने इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो ये डाइपोल्स सब रोटेट होने लगते हैं, रोटेट होके सब अलाइन हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें कैसे अलाइन होंगे? सब ऐसे एक डायरेक्शन में, डाइपोल सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जहाँ की पॉजिटिव प्लेट की तरफ निगेटिव वाले टर्मिनल रहेंगे और इधर पॉजिटिव वाले डाइपोल्स के पोलर, पॉजिटिव पोलर इधर रहेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव पोल पॉजिटिव प्लेट की तरफ रहेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उस डाइपोल्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इसके अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली वर्किंग है। ऊर्जा कैसे इसमें भंडारण, कैसे स्टोर हुई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर हुई? डाइपोल्स के मूवमेंट के कारण। ये जो डाइपोल पहले टेढ़े मेढ़े थे, इसको मूव करने में जो एनर्जी है, वो आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से इसमें स्टोर कर दी, मूव करके इसको मूव करके स्टोर कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट हटा देंगे और आप इसको डिस्चार्ज कहीं भी किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस या किसी लोड के क्रॉस लगाएंगे, ये पुनः आपके डाइपोल्स अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे और ये डिस्प्लेसमेंट करंट वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो डाइपोल्स का रोटेशन जिस करंट के कारण हुआ, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, IC। ठीक है बच्चों, ये हुआ बेसिक कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, दो धातुओं की प्लेटों के बीच में इंसुलेटिंग पदार्थ रखकर प्लेटों पर वोल्टेज V लगाने पर प्लेटों के मध्य आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, धारिता कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में बनाया गया है, ये दो प्लेटें हैं, इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रखा गया है, इसको वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है, प्लस माइनस। अब ये जो प्लस माइनस जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये चार्ज हो जाती है, प्लेटें
प्लस के कारण प्लस में चार्ज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, करंट फ्लो हुई है। कौन सी करंट? जो करंट फ्लो हुई है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और इसके कारण प्लेटें चार्ज हो जाती हैं क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, आवेश को ग्रहण कर दिया है। आवेश को डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में यहाँ पे आवेश इकट्ठा हो गया है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है बच्चों, जो आवेश इकट्ठा हुआ है वो आवेश जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी प्रकृति होती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे CV। C क्या है? जहाँ कैपेसिटेंस है उस पदार्थ का, उस डाइलेक्ट्रिक का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो C का फार्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जितने आप सॉल्व करेंगे जहाँ पे कैपेसिटर लगेगा वहाँ इसकी सहायता ले सकते हैं। दूसरा बच्चों है इसका डिजाइन रिलेटेड फार्मूला की कैपेसिटर आप जब डिजाइन कर रहे हैं तो आपको किस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर डिजाइन करना है, तो इसका बेसिक फार्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ये होता है बेसिक फार्मूला। एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या स्पेस फ्री में। अब नॉर्मली एप्सिलॉन लिखा है जहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, मतलब एप्सिलॉन का कहने का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसकी कुछ रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है, A है आपका प्लेट का एरिया, D है डिस्टेंस, प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसका बेसिक फार्मूला जो कैपेसिटर होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R इंटू A/D। किसी भी अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई प्लेट सिंपल कैपेसिटर है, उसके प्लेट का क्षेत्रफल इतना है, दूरी प्लेटों के बीच की इतनी है और रिलेटिव परमिएबिलिटी इतनी है, तो उसकी धारिता बताइए, संधारित्र की धारिता बताइए। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, इसको दिखाते कैसे हैं सर्किट में। जैसे आपको बताया गया था रेजिस्टेंस को ऐसे प्रदर्शित करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ में, तो कैपेसिटेंस को नॉर्मली ऐसे करते हैं। सिंपल कैपेसिटेंस, अगर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस होगा डीसी सर्किट में मैक्सिमम इसको इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो ऐसे करते हैं, एक निगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, यह आपका हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। और वेरिएबल कैपेसिटर है तो डंडा बीच में तीर आ जाएगा कि कैपेसिटर वेरिएबल है, गैंग बोलते हैं इसको। बेसिकली जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है बच्चों, वो ट्यूनिंग सर्किट में, जैसे कि आपका रेडियो है, रेडियो का जो नॉब रहता है गैंग, उसको ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं। वो कैपेसिटेंस वेरी करके अपन चैनल चेंज करते हैं रेडियो के। ठीक है बच्चों, ये हो गया कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटेंस जब सर्किट में लगा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। कैपेसिटेंस बच्चों दो तरीके से किसी सर्किट में लगा सकते हैं अपन, या तो सीरीज में लगा सकते हैं, या तो पैरेलल में लगा सकते हैं। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है बच्चों? पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सब में वोल्टेज सेम रहेगा, सब कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज V सेम रहेगा बैटरी का। और सीरीज में क्या होगा बच्चों? सीरीज में करंट सेम रहती है। करंट सेम रही मतलब जो चार्ज एक से गुजरेगा वही चार्ज यहाँ निकलेगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट सेम रहेगी, जो इधर से एंटर करेगी वही इधर से निकलेगी। तो अपन ने मान लिया कि जो चार्ज है Q सब में समान है, Q डैश के मान लिया, और जो वोल्टेज है सबका जोड़ के बराबर होएगा। तो देखिए V1 इक्वल टू V2 V3 V4 V5 सबको ऐड कर दिया और सब में मान लिया चार्ज Q1/C1। ये ऐसे मानने के लिए लिखा है, पर Q/C1 आप लिख सकते हैं क्योंकि Q तो सब में समान है। अब Q को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से Q को कॉमन ले लेंगे तो V/Q हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका C/5। ठीक है बच्चों,
अगर सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं तो C/5 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है बच्चों कि जो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगा है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था? रेजिस्टेंस के केस में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं तो फिर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर के केस में और रेजिस्टेंस के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते हैं, दोनों के केस में फार्मूला बदल जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा सीरीज वाला आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं पैरेलल वाले की तरफ। पैरेलल में क्या बच्चों कांस्टेंट रहता है? पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, क्या अलग रहेगा? चार्ज अलग रहेगा। इसमें C1, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, क्योंकि पैरेलल में अलग अलग करंट जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट करंट अलग अलग हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा? ये उसके चार्ज कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटर की संधारित्र की क्षमता पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी से अपन उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं पहला C1 आपका Q1 चार्ज, C2 Q2, C3 Q3, C4 Q4 चार्ज को स्टोर कर रहा है। इक्विवेलेंट चार्ज निकाल दिया, C इक्विवेलेंट इंटू V निकाल दिया। इसका सिंपल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अपन का Q इज इक्वल टू CV को पुट कर दिया है यहाँ पे। V सारे में कांस्टेंट है, V कॉमन लेके काट दिया तो अपन का आया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था? रेजिस्टेंस के केस में होता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बच्चों, ये रेजिस्टेंस के केस में हो जाएगा। रेजिस्टेंस के केस में जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे बात करते हैं संधारित्र में जो कैपेसिटी आपकी है उसमें कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, इसको कैसे पता लगा लेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों देखिए ये आपको जो इधर स्टार्टिंग में जो ये लिखना पड़ता है, इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपने कैसे शुरुआत करी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैसे शुरुआत करी है। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि मान लेते हैं किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, उसमें आवेश Q और उसके अक्रॉस वोल्टेज V है। ठीक है, ये मान लिया है। अब मान लेते हैं कि dq चार्ज को स्टोर करने के लिए V वोल्टेज अगर उसके अक्रॉस है तो एनर्जी कितनी लगी, वो मान लेते हैं dW लगी है। dW लगे, भी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट क्यों किया बच्चों? इंटीग्रेट इसलिए किया कि अपन ने एक बहुत छोटा सा चार्ज माना है, छोटा सा चार्ज को अपन स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर में, तो अपन dW मान रहे हैं। अगर आपको पूरा निकालना है तो आपको बहुत ढेर सारे dW को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको जब अपन ने इंटीग्रेट किया और Q इज इक्वल टू CV लिखा, V dV का इंटीग्रेशन होता है बच्चों V²/2। ठीक है, वो सेम यहाँ पे देखिए V dV का इंटीग्रेट किया और फॉर्मूला निकल के आया W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन जूल में रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हो गया। आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। अब बच्चों ये जो कैपेसिटर है, एक तो आपका डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है कैपेसिटर, उसके हिसाब से जो डिज़ाइन है कैपेसिटर का और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो बदलता रहता है। जैसे कि बच्चों वायु संधारित्र है। वायु संधारित्र क्या होते हैं? वायु संधारित्र में बच्चों दो प्लेटें होती हैं, सिंपल प्लेटें, उनके बीच में एयर भरी रहती है।
एयर भरी रहती है और इसको वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो ये फिक्स हो गया वायु संधारित्र। वायु संधारित्र मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर है केवल। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली आपका रेडियो वगैरह में इस्तेमाल होता है वायु संधारित्र। और एक कागज संधारित्र है। कागज संधारित्र में क्या होता है, कागज को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और प्लेटों के बीच में कागज लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया कागज संधारित्र। उसके बाद माइका संधारित्र हो गया है प्लास्टिक। माइका संधारित्र में माइका का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा। प्लास्टिक संधारित्र में प्लास्टिक का डिपेंडिंग अपॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बच्चों टाइप ऑफ कैपेसिटर अलग रहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने चेंज कर दिया तो इसमें कैपेसिटेंस भी, उसमें चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, अब जैसे सिरेमिक संधारित्र है। सिरेमिक संधारित्र की 10 पिकोफैरेड से 500 पिकोफैरेड तक होती है कैपेसिटी। अब सिरेमिक संधारित्र कैसे होंगे, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई ऐसे डिस्क टाइप के ऐसे एक कैपेसिटेंस होता है डिस्क टाइप का, नीले रंग का, अलग अलग कलर का होता है, ऐसे पूरा कलर रहेगा डिस्क टाइप का। वो सिरेमिक की कोटिंग रहती है उसमें और सिरेमिक का ही डाइलेक्ट्रिक रहता है और उसमें प्लेटें रहती है एल्युमिनियम की, कुछ प्लेटें रहेंगी, उनके बीच में उनको कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल कर लिया जाएगा। वो सिरेमिक रहेगा। अब जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस मेनली आपने इसमें देखा होगा, आपके जितने रेडियो वगैरह हैं, टीवी रेडियो, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर देखा होगा। कुछ ऐसा रहता है बच्चों, एक बड़ी रहती है और माइनस 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 की लकीर बनी रहेगी। इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चों दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेनली कागज रहता है। इसमें कागज रहता है, ऐसे भरा रहता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दो प्लेटों के बीच में एक पॉजिटिव प्लेट रहेगी, एक निगेटिव प्लेट रहेगी। ठीक है बच्चों, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कौन सी निगेटिव है। अगर नहीं लिखा है तो बड़ी वाली आपकी निगेटिव है। इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे कि आपका रेक्टिफायर सर्किट हो गया है, आपका रेडियो हो गया है, एम्पलीफायर सर्किट हो गया है, वहाँ कैपेसिटेंस जो होंगे आपके कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होगा। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की एक डिसएडवांटेज ये रहता है बच्चों, इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी बहुत कम रहती है। 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर ये जाता है तो इसकी रेंज में ये ब्लास्ट कर जाता है, गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों, ये आपका फिक्स कैपेसिटेंस, जितने ही बताए फिक्स कैपेसिटेंस है। एक है आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, वेरिएबल कैपेसिटेंस में आपका कैपेसिटेंस रहेगा और उसके अंदर ढेर सारी डिस्क रहेंगी, ऐसे डिस्क रहेंगी जो ओवरलैप करती रहेंगी। आप इसको ऊपर वाली डिस्क को रोटेट करेंगे, ऊपर वाली डिस्क को जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप एरिया जो है वो चेंज होता जाएगा। दो प्लेटों के बीच का ओवरलैप एरिया चेंज होता जाएगा। ओवरलैप एरिया चेंज होने से क्या होगा बच्चों, एरिया चेंज होने से, क्योंकि पहले आपको फॉर्मूले में बताया गया था C=ε0A/d होता है। एरिया चेंज होने से आपका कैपेसिटेंस चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसको वेरिएबल कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ कैपेसिटेंस हो गया आपके। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इंडक्टेंस, प्रेरक, जिसको हिंदी में कहते हैं चोक या कुंडली भी कहते हैं बच्चों। चोक आपने देखा होगा, चोक या कुंडली भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेरक क्या होता है, प्रेरक या इंडक्टर एक वैद्युत अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। बच्चों जैसे आपने सोलोनॉइड पढ़ा होगा, एक
कुंडली के ऊपर कॉपर का तार लपेट देते हैं। इसको जब ऊर्जा देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा मतलब फ्लक्स, विद्युत तरंगे इसके चारों ओर उठने लगेंगी और ये चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है यही एनर्जी का काम करती है, मैग्नेटिक एनर्जी का। ठीक है बच्चों, अब इसे मापने की इकाई क्या होती है? हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस आपका फैरेड में नापते हैं, फैरेड, माइक्रोफैरेड, फैरेड, वैसे ही आपका इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस आपका, इंडक्टेंस को अपन हेनरी में नापते हैं, हेनरी में। ठीक है बच्चों, इंडक्टेंस को हेनरी में नापते हैं। अब देखिए, इंडक्टेंस, प्रेरक को साधारण भाषा में चोक या कुंडली कहते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। अब हम जानते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ में बच्चों, जैसा अपन ने देखिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट दोनों लगभग बराबर होते हैं। एनालॉजी मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका दोनों का सेम रहता है। उसमें क्या होता था, I = V/R होता था बच्चों। इलेक्ट्रिकल सर्किट में I = V/R होता था। अब इसमें मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, I की जगह फ्लक्स रहता है, फ्लक्स मतलब चुंबकीय लाइनें, V की जगह MMF रहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और R की जगह, रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस रहता है। ठीक है बच्चों, ये दिखाया गया है MMF बाय रिलक्टेंस। जब phi = NI/L, L जहाँ पे रिलक्टेंस की वैल्यू रख दी है, रिलक्टेंस की वैल्यू L/μ0A होता है। अब फाई की वैल्यू पूरी ये आई। अब हम लोगों को पता है प्रेरण L, जैसे कि रेजिस्टेंस R होता था वैसे प्रेरण L होता है बच्चों किसी कुंडली का। L = N∅/I होता है। L = N² × μA/L, ये बेसिक फार्मूला है बच्चों। किसी भी कुंडली का आपको प्रेरण निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये बेसिक फार्मूला है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। और ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला, अगर आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स दे दिया N, जब आपको फ्लक्स लिंकेज दे दिया N∅, तब आपको इंडक्टेंस निकालने के लिए कहा गया तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कुछ नहीं दिया है, बेसिक एकदम लंबाई दे दी है कुंडली की और उसका एरिया दे दिया है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ फाई है आपका फ्लक्स लिंकेज, L है आपका प्रेरण, N है आपका फेरों की संख्या, प्रेरण मतलब रिलक्टेंस नहीं, इंडक्टेंस, L है आपका इंडक्टेंस प्रेरण, A है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L है चुंबकीय परिपथ की लंबाई, μ है रिलेटिव परमिएबिलिटी। वो परमिटिविटी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है एप्सिलॉन में, परमिएबिलिटी आपका होता है मैग्नेटिक सर्किट में। म्यू परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी है एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, μ = μ0 × μr। μ0 है निर्वात की परमिएबिलिटी या एयर की, और μr है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब ऊर्जा क्या है, इसकी ऊर्जा हाफ, जैसे कि कैपेसिटेंस में आपने पढ़ी थी, कैपेसिटेंस में हाफ CV² पढ़ा था। W = इसमें W = ½LI² पढ़ेंगे, ½ LI² लिखेंगे, ½ LI²। ठीक है बच्चों, ये रहा इंडक्टेंस के बारे में। अब इंडक्टेंस के मेनली प्रकार इसके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। होता तो सब में है, लगभग जितने इंडक्टेंस रहेंगे सबकी बनावट में क्या होगा, सबकी बनावट में एक कॉइल ही रहेगी। अब डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन इस कॉइल का साइज चेंज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न चेंज करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करते हैं। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे पुराने ज़माने में फ्लोरोसेंट लैंप, जिसको कि ट्यूब लाइट कहते हैं, ट्यूब लाइट में चोक लगाते थे, एक चोक में एक सिंपल इंडक्टर रहता था, चोक हो गया। अब आपको इसको करंट
लिमिट करने के लिए, करंट स्पाइक्स को रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वो करंट को, क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो करंट को सडनली अचानक से बदलाव करंट में नहीं होने देता है, रोकता है बदलाव को। और जो वोल्टेज को बदलाव होने से रोकता है वो कौन सा अवयव है बच्चों? वो है कैपेसिटर। ठीक है, अब देखेंगे कैपेसिटर, आपको इतना पता चल गया एप्लीकेशन। और आपका करंट को नियत करने के लिए भी, इसको करंट के स्पाइक्स को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में। जब आप इलेक्ट्रिकल से सिस्टम पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में, तो आपका रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने में इसका काम किया जाता है। जहाँ पे आपका कैपेसिटेंस ज़्यादा रहता है, जिस लोड का कैपेसिटेंस ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे आप इंडक्टर लगा के पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर से लैगिंग की तरफ लाते हैं। चलिए, ये तो रही बात की बात। तो एप्लीकेशन आपको बता दिए गए हैं। एप्लीकेशन के आधार पर इनके साइज अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब रहा ये वोल्टेज इनके अक्रॉस कैसे रहता है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन इनके अक्रॉस कैसा आता है। V=L/di/dt रहता है बच्चों, सिंपल। जहां आपकी करंट का वेव फॉर्म डिफाइंड नहीं है, कोई भी करंट का वेव फॉर्म L/di/dt हो सकता है। V=L/di/dt सारे यूनिवर्सल इक्वेशन, ये आपका हर तरह के करंट सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए अप्लीकेबल है। पर अगर आपका वो वोल्टेज सोर्स डीसी है तो क्या होगा? di/dt 0 होगा। di/dt क्या है? di/dt करंट को डिफरेंशिएट कर दिए। करंट को डीसी वोल्टेज तो करंट क्या हो गया? तो कांस्टेंट रहेगी, 5 एम्पियर 2 एम्पियर के रहेगी। और किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा 0 रहता है बच्चों। इसलिए वोल्टेज अक्रॉस डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 0 रहेगा। मतलब कि डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर हमेशा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं अगर धारा साइनोसॉइडल है, तो अपन को पता है साइनोसॉइडल में अगर आगे चल के अपन एक वो पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा डिफरेंशियल को अपन ओमेगा एल जे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जे ओमेगा से d/dt को जे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने पढ़ा होगा, d/dt को जे ओमेगा या s करके s करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका एसी सर्किट है, एसी सर्किट है, सोर्स आपका एसी है, धारा साइनोसॉइडल है, तो V=j⍵L हो सकता है। जे क्या है? जे आपका कॉम्प्लेक्स है। आप ओमेगा एल कैलकुलेट कर देंगे। जे इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये वोल्टेज के फेज को बता रहा है। जैसे ही जहाँ पे बच्चों एसी आ गई, जहाँ पे अल्टरनेटिंग आ गई करंट, वहाँ पे आपका जो भी कैपेसिटेंस है, जैसे कैपेसिटेंस में 1/j⍵c आ जाता है, वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए आते हैं बच्चों क्योंकि साइनोसॉइडल को अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी दिखा सकते हैं। उससे अपन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। नहीं, आप अगर डिफरेंशिएट वाले फॉर्मूले से आप साइनोसॉइडल का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत लेंदी पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में साइनोसॉइडल को जे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये इंडक्टर आपका, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।